हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल पर। ये जो आपकी क्लास है ये हिंदी साहित्य की क्लास है, जिसके अंतर्गत जो है मैं आज आपको भक्ति काल पढ़ाने वाली हूँ। पिछली क्लासेस में जो है मैं भक्ति काल आपको पिछली 3 क्लासेस में भक्ति काल पढ़ा चुकी हूँ, जिसके अंतर्गत भक्ति काल के प्रभाव में आने की जो स्थितियाँ थी, भक्ति काल के संबंध में कि उत्पन्न क्यों हुआ, कैसे लोगों की जो चेतना है, जो लोगों की जागरूकता है वो भक्ति की तरफ गई, उसके प्रति विभिन्न विद्वानों के मत, जिसमें रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज गियर्सन और जो साथ में हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत जो है बहुत प्रमुख बताए जा रहे हैं। मैंने आपको संत काव्यधारा, संतों के बारे में जिसमें कबीर है, मलुकदास, सुंदरदास इत्यादि के बारे में आपको पढ़ाया था। आज जो हम आरंभ करेंगे वो भक्ति काल के अंतर्गत सूफी काव्यधारा आरंभ करेंगे। ये भक्ति काल की चौथी क्लास है और आज हम आरंभ करेंगे सूफी काव्यधारा, जो निर्गुण शाखा के अंतर्गत आती है। इसे हम प्रेमाश्रय शाखा भी कहते हैं। इस वीडियो को और अच्छे से समझने के लिए आप पहले जो अपलोड हो चुकी हैं वीडियोस भक्ति काल की, उन्हें देखिए तो आपको ये और अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक, और वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो जब हम सूफी काव्यधारा की बात करें, इसका दूसरा नाम प्रेमाश्रय शाखा है। प्रेम की पीर जो इसमें जो है व्यक्त होती है। तो बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले कि सूफी काव्यधारा भारत में कैसे आई। इस्लाम धर्म के साथ साथ आई, इस्लाम धर्म के कारण। तो इस्लाम धर्म के प्रमुख संप्रदाय जो भारत में आए मुगल काल के बाद से, तो उसमें जैसे हमारा चिश्ती संप्रदाय है, सुहारवर्दी, नक्शबंदी, कादरी संप्रदाय के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। इसके बाद जो है, जो यहाँ पर हमने पढ़ना आरंभ किया था, वो जो पढ़ना आरंभ किया था वो था सूफी शब्द की उत्पत्ति, क्योंकि इसमें जो है विभिन्न विद्वानों के बहुत सारे मतभेद थे। तो सूफ जो है मूल शब्द है, इसके कई अर्थ माने जाते हैं, सूफिया, सूफ इत्यादि से। जैसे ये सूफिया ज्ञान है, इससे सूफ शब्द बना के कहते हैं। इसका अर्थ पंक्ति भी है। इसका एक अर्थ जो है आप चबूतरा भी है, और एक अर्थ इसका सत्य या निर्मल भी है, और सबसे मान्य अर्थ है ऊन। ठीक है, ये सबसे मान्य अर्थ है कि ये तो बोले हैं सबने कि ऐसे बना होगा सूफी शब्द जो है, लेकिन सबसे मान्य अर्थ क्या है? ऊन है। ऊन जो है, सूफी कवि जो है अपने कांधों पर सफ़ेद ऊन से बना एक वस्त्र धारण किए रहते थे, जिसको ओढ़ने के कारण ये क्या कहलाए, जिसको ओढ़ने के कारण ये सूफी कवि कहलाए हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ पर और क्या बात है हमें ध्यान रखते हैं। अधिकतर हम देखते हैं जब हम बात करते हैं आत्मा का परमात्मा से मिलना, अधिकतर हर भक्ति का संप्रदाय क्या चाहता है? संसारिक बंधनों से मुक्ति हो, है ना, ये जो मोह माया है इससे मुक्ति हो। तो हिंदू धर्म के अनुसार जो है आत्मा किससे मिलती है? परमात्मा से मिलती है। ठीक है, आत्मा को हम किस रूप में देखते हैं? हिंदू धर्म के अनुसार स्त्री में, और परमात्मा को पुरुष में। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर परमात्मा स्त्री है, किसके अनुसार? सूफी काव्यधारा के अनुसार, और आत्मा पुरुष है। ये हमें याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर उल्टा है, हिंदू धर्म से यहाँ पर उल्टा है कि यहाँ पर आत्मा जो है वो पुरुष है और परमात्मा स्त्री है। ठीक है, और हमारे यहाँ क्या होता है? स्त्री कौन है? आत्मा, और पुरुष कौन है? परमात्मा। ये हम मानते हैं, तो ये चीज़ हमें यहाँ पर याद करते हैं। अब बात करते हैं सूफी काव्यधारा के मुख्य कवि जो इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। उसमें जैसे संत काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं कबीर, ठीक है, सबसे प्रमुख कवि वही माने जाते हैं। अब जो है सूफी काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करने वाले जो कवि हैं वो है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी, इनका जन्म है 1500 के आसपास। और सबसे खास बात कि रामचंद्र शुक्ल ने अपनी भक्ति काल की त्रिवेणी में कबीर को नहीं लिया, किसको लिया? सूरदास, तुलसीदास राम काव्य से, और जो है प्रेमाश्रय शाखा के
कौन से कवि हैं? जायसी को अपनी त्रिवेणी में शामिल किया है। किसने किया है? रामचंद्र शुक्ल ने किया है। इसके बाद जायसी का परिचय अगर हम और प्राप्त करें तो जायसी के परिचय में क्या बात है कि 1500 में इनका जन्म हुआ। इनका जन्म हुआ उत्तर प्रदेश में, जायस्थान अमेठी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। अब ये देखो, किसी भी चीज के ऐसे पूर्ण साक्ष्य तो है नहीं, तो जब भी कोई बात उठती है किसी कवि के बारे में, पुराने कवि के बारे में, तो उसमें विद्वानों में आपस में मतभेद होते हैं। तो इनके जन्म स्थान के लिए भी बहुत सारे मतभेद हैं विभिन्न विद्वानों में, लेकिन कुछ काव्य पंक्तियां मिली हैं जिन्होंने ये साबित कर दिया कि मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं वो जायस्थान से ही संबंध रखते हैं। इनकी खुद की काव्य पंक्तियां हैं जिसमें इन्होंने क्या लिखा है? जायस नगर मोर स्थानु नदी नाव अरुद्यान। ठीक है, तो इन्होंने क्या वर्णन किया कि इनका स्थान क्या है? मोर स्थान से क्या अर्थ है कि इनका स्थान क्या है, ये कौन से नगर से संबंध रखते हैं? तो ये संबंधित है जायस नामक स्थान से। अब बात करते हैं इनके पिता के बारे में। इनके पिता का नाम था मलिक राजे अशरफ, एक किसान जमींदार इत्यादि थे। इसके बाद बचपन में ही क्या हुआ? इनकी एक आंख चली गई, काणे हो गए। इनका विवाह हुआ, 7 पुत्र हुए, 7 पुत्र एक दुर्घटना में चल बसे। ठीक है, अब क्या होगा? जब पुत्र चले जाए, पत्नी ना हो, कोई ना हो, तो व्यक्ति की हालत क्या होगी? वो किस तरफ को जाएगा? तो जब इनके साथ ये सब बीती तो इन्होंने क्या हासिल कर लिया? इन्होंने वैराग्य हासिल कर लिया और सूफी जो प्रेमाख्यान काव्य धारा के प्रतिनिधित्व कवि के रूप में ये सबके सामने आ गए। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनके पिता इनके जो है ये शेरशाह के समकालीन थे। जैसे मैंने आपको बताया था कबीर किसके समकालीन थे, तो कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इनके बारे में पूछा जाता है तो ये किसके समकालीन थे? तो ये जो है शेरशाह और जो है उसके समकालीन थे। इसके बाद बात करते हैं इनके जो है गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम था शेख मोहिद्दीन। ठीक है, या मोहिद्दीन करके नाम लिखा जाता है, ये इनके गुरु का नाम है। तो दोनों चीजें याद करनी है कि ये शेरशाह के समकालीन थे और इनके गुरु का नाम क्या था? मोहिद्दीन या मोहिद्दीन। ठीक है, शेख मोहिद्दीन, ये हो गया। अब बात करते हैं जो इनका प्रमुख ग्रंथ है। आज हम पद्मावत ही पढ़ पाएंगे पूरा, क्योंकि बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट है। आपको कथा भी मैंने बोला था कि मैं सुनाऊंगी। तो पद्मावत सबसे पहला इनका ग्रंथ है। वैसे इनके 7 ग्रंथ बताए जाते हैं, पद्मावत, अखरावट, चलो एक बार लिख लेते हैं, आखिरी कलम, इसके बाद है मसलानामा, कहरनामा, कन्हावत और जो है चित्रलेखा। ठीक है, ये इनके 7 ग्रंथ माने जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने इनके ये 3 ग्रंथ ही माने हैं कि इनके ये 3 ग्रंथ ही हैं। पद्मावत में जो है कथा वर्णित है, एक प्रेमाख्यान काव्य है ये, जो कथा मैं आपको सुनाऊंगी। अखरावट में वर्णमाला के अक्षरों से संबंधित जो है इनकी रचना है। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। ये सारे इम्पोर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है। कयामत का वर्णन जैसे कि किस रचना में? तो आखिरी कलाम। अरे ऐसे याद रखो इसको, आखिरी कलाम। कयामत आएगी तो क्या होगा? सब कुछ आखिरी तो रह जाएगा। कयामत का अर्थ क्या होता है? प्रलय आ जाना, कुछ ऐसा हो जाना जो बिल्कुल ही हम जिसे सहन ना कर पाए। तो कयामत का अर्थ क्या होगा? आखिरी। कयामत का अर्थ क्या हो सकता है? आखिरी हो सकता है। अखरावट में जो है अक्षरों से संबंधित है, वर्णमाला के अक्षरों से संबंधित सिद्धांत दिए गए हैं। वर्णमाला के अक्षरों से संबंधित सिद्धांत दिए गए हैं। ये तो 3 इनके मुख्य ग्रंथ हैं जो सब सर्वमान्य हैं। मसलानामा में जो है
परमात्मा से निवेदन है, मिलन का इत्यादि कह सकते हैं कि जो है हमारा। इसके बाद जो है कानावत चित्रलेखा जो है एक लघु प्रेम काव्य है। कानावत के बारे में इतनी ज़्यादा कोई जानकारी हासिल नहीं होती है, ठीक है। कहरनामा में जो है आध्यात्मिक, ईश्वर से आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है, ठीक है। तो ये 7 रचनाएं हैं कि जिसमें से ये 3 जो है बार बार पूछी जाती है, ये भी पूछ ली जाती है वैसे, ठीक, सारी ही करनी क्योंकि जायसी तो प्रमुख कवि है ही हैं, ठीक। अब बात करते हैं आगे, पद्मावत की बात करते हैं, ठीक है। पद्मावत की बात करें तो पद्मावत की रचना हुई 1540 में, ठीक। कथा की बात करें तो पद्मावती की कथा और अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह, क्या है कथा जरा सुनते हैं। सिंहल द्वीप नाम का एक जो है द्वीप है जहाँ की राजकुमारी है, जो सिंहल द्वीप की राजकुमारी है पद्मावती, ठीक है। सिंहल द्वीप एक स्थान का नाम है, वहाँ की राजकुमारी पद्मावती है। चित्तौड़ का एक राजा है रतन सिंह, उसकी पत्नी है नागमती। ये इसके कैरेक्टर्स हैं। इसके बाद इसमें एक सुए का वर्णन है, सुआ यानी कि तोता, जिसका नाम है हीरामन। एक जो है मंत्री कह सकते हैं, एक जो धोखेबाज मंत्री या धोखेबाज सेनापति का नाम है, जो राघव चेतन है, ठीक। इसके बाद इस कथा में जो है अलाउद्दीन खिलजी का वर्णन है, ठीक। ये चीज़ें हमें यहाँ पर याद रखनी है। कथा क्या है देखते हैं। सिंहल द्वीप की राजकुमारी, कवि ने जो है पहले सिंहल द्वीप का वर्णन किया है कि बहुत ही सुंदर राज्य है, वहाँ की राजकुमारी है पद्मावती है, बहुत ही सुंदर है, अकेली है, पिता जो है बहुत स्ट्रिक्ट है, तो एक तोता जो है उसके पास रहता है सदा, जिससे वो अपनी सारी बातें जो है साझा करती है, सब चीज़ें उससे शेयर करती है। अब जो है बड़ी होती है, रूप सौंदर्य उसका बहुत खिल जाता है, बहुत ही सुंदर हो जाती है, जिसकी जो है चर्चा सब जगह होती है। अब क्या होता है कि उसका मन करता है किसी से प्रेम करने का, कि उसके जीवन में भी कोई हो ऐसा, तो वो सुए को अपनी बात बताती है। तो सुआ यानी कि तोता कहता है अगर तुम आज्ञा दो तो मैं नगर नगर जाकर घूमता हूँ और तुम्हारे लिए एक सुयोग्य वर देखता हूँ। ये बात जो है उसके पिता को पता चल जाती है। पिता को बहुत गुस्सा आता है कि मेरी बेटी को ऐसी बातें सिखा रहा है, तो वो तोते को मारने की आज्ञा दे देते हैं। पद्मावती का प्रिय तोता है, तो पद्मावती बहुत कोशिशें करके उसे अपने पिता से बचवा लेती है कि पिताजी प्लीज़ अब मत मारो, आगे से जो है ये ऐसी हरकत नहीं करेगा, ठीक। अब तोता जो है बच जाता है, जान बची लाखों पाए। अब तोता पद्मावती को कहता है मैं यहाँ से चला जाता हूँ, तो पद्मावती कहती है नहीं नहीं तुम यहाँ से मत जाओ, तुम मेरे पास और कोई है नहीं मैं जिससे सब कुछ अपनी बातें बताती हूँ। तो तोता रुक जाता है, लेकिन तोते का अंदर हमेशा मन घबराया रहता है कि अभी कभी भी मेरी जान को आफत आ जाएगी, मैं कुछ और बोलूँगा राजा मुझे मार देगा। तो एक दिन रानी जो है राजकुमारी जो अपनी सहेलियों के साथ जो है स्नान इत्यादि करने कहीं गई होती है, तो तोता पीछे से उड़ जाता है, फूल हो जाता है, जंगल की ओर निकल जाता है। जंगल जाता है उसे बहुत खुला खुला लगता है, सब चिड़िया चाहे क्रिया पक्षी इत्यादि हैं। अब जो है वहाँ के पक्षी तो समझदार है, वो तो पहले से रह रहे हैं, उन्हें वहाँ रहना आता है। तो एक बहेलिया आता है, यानी कि एक जो है शिकारी आता है, तोते को बाकी पक्षी तो उड़ जाते हैं, अपने साथ दाना लेकर आता है वो खिलाने के लिए। तो तोता लालच में आ जाता है, बाकी पक्षी उड़ जाते हैं, उस दाने को चुगता है, शिकारी उसको अपना शिकार बना लेता है और जो है बेचने के लिए बाजार ले आता है। बाजार लाता है, लोग देखते हैं ये तोता तो बोलने लायक है, बोल सकता है, सब बातें समझता है। तो एक ब्राह्मण की नज़र उस पर जाती है, ब्राह्मण उस तोते को उस शिकारी से खरीद देता है और ये सोच के खरीदता है कि मैं इसे किसी राज दरबार में लेके जाऊंगा, अच्छे दाम मिलेंगे, राजा का मैं चहेता बन जाऊंगा कि मेरे पास ऐसे जो है एक तोता है। तो वो उसे लेकर जाता है कहाँ पर, यहाँ चित्तौड़ में रतन सेन के दरबार में। रतन सेन को जो है तोता बहुत पसंद आता है, बोलने वाला तोता है। तो रतन सेन जो है उस तोते को 1 लाख मुद्राएं या जो चीज़ें थी
वो देकर खरीद लेता है। अब जो है तोता जो है राजा से बहुत सारी बातें करता है, सब कुछ करता है। एक दिन राजा जो है शिकार पर गया होता है। नागमती जो उसकी पत्नी है तोते से बात कर रही होती है, तो तोते से पूछती है कि तू बता मेरे से सुंदर भी कोई है क्या इस दुनिया में, मतलब वो अपनी तारीफ जो है उससे करवाना चाहती है। तो तोता हंसता है बहुत देखते कि तुझसे सुंदर मेरी राजकुमारी जिसके साथ मैं रहता था पद्मावती, वो बहुत सुंदर है। नागमती जो है ईर्ष्या जलन औरतों को जो हो जाती है नेचुरल है। तो जो है कि नागमती को बहुत जलन होती है कि ये तोता तो किसी और की बात बड़ाई कर रहा है। वो कहती है, वो सोचती है अगर इसने ये अच्छाई पद्मावती के बारे में रतन सेन को बता दिया तो रतन सेन तो जरूर जो है उसको लेने चला जाएगा। तो अपनी जो दासी होती है उसको कहती है इस तोते को मार दे। दासी जो होती है, दासी या दास जो अलग अलग जगह से हो ना, तो वो जो है दासी को पता होता है कि राजा को अगर पता चल गया कि मैंने मारा है तो राजा मुझे मार देगा। तो वो उस तोते को नागमती के सामने से तो ले जाती है, लेकिन जो है उसको बचाए रखती है, मारती नहीं है। अब जो है राजा शिकार खेल के आता है और जो है तोते को जब नहीं पाता तो बहुत गुस्सा आता है। तो फिर दासी या दास को जो है तोते को उसके सामने लाना ही पड़ता है। अब जब तोते को सामने लाया जाता है, राजा उससे सारी कथा सुनता है कि क्यों नागमती ने उसे जो है छुपाया था या क्या हुआ था। और इसी बीच में जो है पद्मावती के सौंदर्य की बात भी राजा के सामने छिड़ जाती है। तो तोता जो है इतना रूप वर्णन, इतना अच्छा वर्णन करता है पद्मावती का कि रतन सेन जो है वो जो है पागल हो जाता है कि जो है मैं तो अब पद्मावती को पा कर रहूँगा। अब पद्मावती को पाने के लिए जो है वो चला जाता है सिंहलदीप से कुछ थोड़ी दूर जो है एक जो है देवालय है वहाँ पर जाता है। और तोता कहता है यहाँ पर जो है पद्मावती आती है, और जो है वो जो है तपस्वी समझ के वहाँ बैठ जाता है कि पद्मावती आएगी तो मैं उससे मिलूंगा। एक दिन पद्मावती आती है तो पद्मावती के सौंदर्य को देखकर राजा जो है अचेत हो जाता है, चेतना ही नहीं रहती। पद्मावती जो है उससे जो है उसके हाथ पर कुछ लिख के जाती है, वो कहता है मुझसे शादी कर रहे, तो वो उसे हाँ बोल देती है। ठीक है, तो अब रतन सेन जो है उसको कहती है कि तुम्हें जो है अगर मुझसे शादी करनी है ना तो सिंहलदीप की चढ़ाई चढ़ के आना पड़ेगा, वरना मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। ठीक है, रतन सेन तो प्यार में अब पगला चुका है पद्मावती के, तो जाता है। रतन सेन जो है कोशिश करके सिंहलदीप की चढ़ाई करता है। अब वहाँ जाता है दरबार में, राजा को पता चलता है पद्मावती के पिता को, तो उससे बहुत गुस्सा आता है कि तोता जो ऐसे लेके आए। फिर तोता जो है रतन सेन की पूरी जानकारी देता है कि ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, राजा है ये कहीं का। तो जो है पद्मावती के पिता जो है उसका विवाह, रतन सेन का विवाह अपनी पुत्री के साथ कर देते हैं। अब क्या होता है, वहीं रहने लग जाते हैं। नागमती उधर इंतजार कर रही है राजा कब आएगा वापस, लेकिन राजा आता ही नहीं है। तो नागमती वियोग खंड, यानी कि जो नागमती की जो इस समय दशा हो रही थी राजा के बिना, जो उस साहित्य की अनुपम निधि कहा जाता है। ठीक है, कि नागमती जो रोई किसके लिए, अपने पति के लिए, और राजा कहाँ जाकर बस गया, सिंहलदीप में। तो नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि कहा जाता है। वो क्या करती है कि जो है राजा को संदेशा भिजवाती है बादल के द्वारा कि जो है अब राजा वहाँ होता है, राजा को याद आ जाती है, नागमती की तरस आता है कि भाई ऐसी रानी मेरी जो है अकेली है। पद्मावती को मनाता है और उससे तोड़ अपनी रानी के साथ रानी के सामने ले जाता है, वहाँ चली जाती है रानी। बीच में क्या होता है कि जो है राघव चेतन नाम का ये जो व्यक्ति है, ये जो है एक धोखेबाज व्यक्ति होता है। राजा का जो है जो राजा से किसी वजह से निकाल देता है अपने राज्य से, तो ये क्या करता है, ये बदला लेना चाहता है राजा से। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है आक्रमण करने बहुत ताकतवर जो है होता है, तो उसके पास जाता है और पद्मावती के सौंदर्य की चर्चा उसके सामने करता है। अलाउद्दीन खिलजी को उसकी सौंदर्यता के बारे में सुनकर जो बौखला जाता है, कहता है मैं तो पद्मावती को पार कर लूँगा, उसे देखना चाहूँगा। तो वो चित्तौड़ पर हमला कर देता है, लेकिन रतन सेन जीत जाता है। इस प्रकार इनके बीच में एक दो हमले होते हैं। फिर एक बार जो है रतन सेन को अलाउद्दीन खिलजी मौका पाकर उसे बंदी बना लेता है, संधि करने भेजता है किसी राजा के द्वारा कि जो है मैं तुमसे संधि प्रस्ताव करना चाहता हूँ, और इसी धोखे से जो है रतन सेन को बंदी बना लेता है। अब रानी जो है पद्मावती कैसे सह लेकिन मेरे पति को जो है बंदी बना लिया, तो बहुत सारी टोलियों में जो है बहुत सारे सैनिक भर के अलाउद्दीन खिलजी के पास जो है ये कहते हुए जाती है कि ठीक है मैं तुम्हारा जो है जो तुम मुझे देखना चाहते हो, मुझे पाना चाहते हो, उसे एक्सेप्ट करती हूँ, उसे जो है मान लेती हूँ। वो लेके जाती है, लेकिन उसमें सैनिक होते हैं तो
और अलाउद्दीन खिलजी की जो है वो जो है उसको अपने रतन सेन को छुड़वा लेती है। एक बार फिर हमला होता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है उसे पाना चाहता था, रानी अपने आप को पद्मावती जो है अपने आप को फंसी कर लेती है, जल जाती है और उधर रतन सेन की भी मृत्यु हो जाती है। नागमती वियोग में है। अब जो है ये जो है एक प्रतीकात्मक काव्य है, ये हमें ध्यान रखना है। क्या है ये, किसको दर्शाता है? आत्मा का परमात्मा से मिलन को दर्शाता है। सिंहलदीप है, हृदय का प्रतीक है, हृदय व्यक्ति के हृदय का प्रतीक है, ठीक है। पद्मावती कौन है? यहाँ पर परमात्मा का प्रतीक है। कौन सी आत्मा? आत्मा कौन है यहाँ पर? रतन सेन है, ठीक है, जो इस परमात्मा से मिलने के लिए बहुत सारी चीजें सहती है। उसका मार्गदर्शन कौन करता है? कौन करता है? हीरामन तोता। वो क्या कहलाया है? गुरु कहलाया है। इसी कारण से किसका मार्गदर्शन करता है? वो रतन सेन का मार्गदर्शन करता है। रतन सेन क्या है यहाँ पर? आत्मा का प्रतीक है, ठीक है। किससे मिलना चाहता है? वो पद्मावती परमात्मा से मिलना चाहता है। राघव चेतन क्या है? शैतान है, जो आपको क्या करेगा? आपकी इस मिलन में या किसी भी चीज़ में आप अगर मिल भी जाए तो उसमें कोई ना कोई उसमें क्या करेगा? खलल डालेगा। अलाउद्दीन खिलजी क्या है? माया का प्रतीक है। नागमती किसका प्रतीक है? नागमती गौरव मतलब दुनिया धंधे दुनियादारी का प्रतीक है, ठीक है, जो आपको अपनी तरफ खींचना चाहेगी कि ये जो है मैं हूँ तुम्हारी पत्नी इत्यादि। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है? इसको प्रतीकात्मक काव्य कहा गया है। और इसको जायसी का ये जो है काव्य हिंदी साहित्य की अनुपम निधि माना जाता है। इसकी जो भाषा है कैसे लिखा जाता है कि इसकी भाषा क्या है? ठेठ अवधि कही जाती है। कौन सी भाषा कही जाती है? ठेठ अवधि। ठेठ अवधि भाषा का काव्य इसको कहा जाता है, ठीक। तो जायसी के बारे में कि कहाँ का जन्म है? उत्तर प्रदेश का है। किस कारण? कि इन्होंने अपनी काव्य पंक्तियों में खुद लिखा है। इसमें जो है सूफी काव्य की ये दोनों चीज़ें आपको याद रखने की, सूफी काव्य में उल्टा है, आत्मा पुरुष है, स्त्री परमात्मा है। नागमती वियोग खंड को हिंदी साहित्य की अनुपम निधि कहा जाता है। ये हमें तथ्य इसके लिए याद करने हैं। इसमें कितने खंड है? इसमें 57 खंड है। इस काव्य में कितने खंड है? 57 खंड है। ये हमें याद रखना है, ठीक। इसके बाद इसके लिए हमने जो है विजय देव नारायण साहनी ने इसे अपने आप की एक ट्रेजिक घटना कहा है। क्या कहा है? ट्रेजिक कृति कहा है। किसने? विजय देव नारायण साहनी। ये हमें याद करना है कि कैसी कृति का है? ट्रेजिक कृति कहा है। इसके बाद और क्या हमें याद रखना है? इसके लिए इसके खंड हमें याद रखने हैं कि इसमें जो है 57 खंडों की बात की गई है। और मुख्य रूप से तो यही है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। अगली क्लास में जो है अन्य सूफी रचनाओं के बारे में चर्चा करेंगे और पंक्तियाँ भी करेंगे, ठीक है। विभिन्न पंक्तियाँ जो सूफी काव्य की है। जायसी की भी कुछ प्रमुख पंक्तियाँ हैं जो हम याद करेंगे, ताकि जो है जो मुख्य पंक्तियाँ उनके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को दबा दें और कमेंट्स करिए अच्छे। थैंक यू।